हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसिशन फार्मिंग का। तो इससे पहले की वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यही वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाकर बाकी की सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो 100 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने देख लिए थे, पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद जो है 101 से अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने यदि वीडियो को हाइप नहीं किया है तो वीडियो को हाइप करना कतई मत भूलना, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला भाग आ जाता है कि जैव जैव पारिस्थितिकी तंत्र और अवधारणाएं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर द्वारा प्रतिपादित खेती की वह कौन सी विशेष पद्धति है जिसे जैविक खेती का एक उन्नत और आध्यात्मिक रूप माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका जो है वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, राइट आंसर है बी वाला, जैविक 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 गतिशील खेती। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि जैविक गतिशील खेती में मिट्टी और फसलों को ऊर्जावान बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाने वाले इनपुट जैसे बीडी अंशों को कहाँ भरा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, गाय के सींगों में भरकर मिट्टी के नीचे दबाया जाता है। तो आप लोग जो है ज़्यादा लेंथी और ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में कतई मत पड़े। ठीक है, ये जो भी जितने हमारे 501 क्वेश्चन हैं तो इसमें सभी क्वेश्चन जो है मिक्स हैं। ठीक है, लेंथी भी हैं और शॉर्ट टाइप भी हैं। तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चनों को पढ़ें, और जो लेंथी है उनसे ही शॉर्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि उन्हीं क्वेश्चनों को आपको जो है घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आ जाता है कि जैव पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता का क्या स्रोत है। तो जैव विविधता का जो है क्या स्रोत है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। यह कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है, जिससे कीटों और रोगों का प्रकोप प्राकृतिक रूप से कम हो जाता है होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व और उनका संवर्धन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बीजामृत का उपयोग जैविक खेती में मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ये जो है किस कार्य के लिए किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, बुवाई से पहले बीजों के उपचार और उनकी अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि कंपोस्ट खाद की पोषण गुणवत्ता विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस बढ़ाने के लिए उसमें रॉक फॉस्फेट या जैव उर्वरक मिलाना क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, फर्टिफिकेशन या सुदृढ़ीकरण कहलाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि जैविक इनपुट अमृत पानी तैयार करने के लिए मुख्य मुख्य घटकों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो मुख्य घटकों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, गाय का ताज़ा गोबर, गोमूत्र, शहद या गुड़ और देसी घी का मिश्रण। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है कि जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक खेती में फफूंद जनित रोगों जैसे डैम्पिंग ऑफ जड़ सड़न के नियंत्रण के लिए बीजोपचार हेतु किस मित्र कवक का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि सफ़ेद ग्रब और दीमक जैसे जैसे भूमिगत कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए किस मित्र कवक का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, मेटाराइजियम एनिसोप्ली या व्यूवेरिया बेसियाना का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि नीमस्त्र तैयार करने में मुख्य रूप से किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, नीम की पत्तियाँ, नीम की खली, गोमूत्र और गाय का गोबर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है अगला भाग आ जाता है। इसमें पूछा गया है कि एनपीओपी प्रमाणीकरण और मानक। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एनपीओपी के तहत जैविक पशुपालन में पशुओं को दिए जाने वाले चारे फीड के संबंध में क्या नियम है। तो राइट आंसर इसका साथियों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, बी वाला हो जाएगा।
तो इसमें जो है एक शब्द जो है बहुत बार आ रहा है साथियों, NPOP। ठीक है, तो इस शब्द से संबंधित जो है, इस शब्द से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को जहाँ से भी मिलते हैं, वो ये टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस टॉपिक से आपके पेपर में जो है कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सब तो नहीं कह सकते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन बहुत से कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पूछे जा सकते हैं इससे। ठीक है, बहुत से कई, मतलब बहुत भी हो सकते हैं और कई क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक दो भी हो सकते हैं और 5-10 भी हो सकते हैं। तो उनको जो है आप लोग तैयार कर लेना। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग जो है कमेंट कर देना, उसके बाद हम आप लोगों के लिए बना लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा कि उसी टॉपिक से हम सिर्फ उसी टॉपिक से ही वीडियो बना देंगे, जो कुछ उससे बने 20 या 30 वीडियो जो कुछ बन जाए। ठीक है, तो फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में पैरेलल प्रोडक्शन समानांतर उत्पादन से क्या तात्पर्य है, जो आमतौर पर प्रतिबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, एक ही फार्म पर एक ही फसल की जैविक और गैर जैविक रासायनिक दोनों तरह के एक साथ खेती करना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि आर्थिक विचार और निर्यात। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि विकसित देशों जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ में भारतीय जैविक उत्पादों की मांग अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और इन उत्पादों का सिंथेटिक रासायनिक अवशेषों से मुक्त होना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि तकनीकें और मुद्दे। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि प्रिसीजन कृषि में प्रयुक्त ग्रेन सीकर उपकरण मुख्य रूप से किस कार्य सॉरी उपकरण मुख्य रूप से क्या कार्य करता है। तो ये मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, यह फसल के ऊपर से गुजरते हुए पौधों के स्वास्थ्य को मापता है और वास्तविक समय में नाइट्रोजन की सटीकता की आवश्यकता बताता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग में RTK GPS रियल टाइम काइनेमेटिक GPS तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, सेंटीमीटर स्तर की अत्यधिक सटीक पोजीशनिंग प्राप्त करने के लिए, ताकि स्वचालित ट्रैक्टर सही लेन में चल सके। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर का भारत में छोटे खेतों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, कस्टम हायरिंग सेंटर या सहकारी समिति के माध्यम से आधुनिक प्रिसीजन उपकरणों को किराए पर लेना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व और मृदा पारिस्थितिकी। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट समृद्ध जैविक खाद का उदाहरण है, जिसमें बल की खाद की तुलना में पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी वाला, मूंगफली या नीम की खली। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मिट्टी में लगातार बढ़ने वाले कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस को। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फलीदार फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को सोखकर पौधों को किस रूप में प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, अमोनियम या अमीनो एसिड फार्म। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि खरपतवार और कीटों का उन्नत जैविक प्रबंधन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि गाजर घास नामक भयंकर खरपतवार के जैविक नियंत्रण के लिए किस आयाती सॉरी आयातित मित्र कीट का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, जाइगोग्रामा वाइकोलोराटा या मेक्सिकन बीटल भी कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कपास या चने की फसल में लगने वाली इल्ली को नियंत्रित करने के लिए किस विशिष्ट जैविक वायरस का छिड़काव किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके साथ हो जाएगा ए वाला, NPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में फसलों को कवक रोगों से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला बोर्डो मिश्रण के मुख्य घटक क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों हो जाएगा डी वाला, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, चूना और पानी। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है NPOP मानक प्रमाणीकरण और दस्तावेजीकरण।
तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि एनपीओपी के नियमों के अनुसार यदि कोई किसान अपने खेत पर जैविक प्रमाणीकरण चाहता है तो उसे अपने फार्म पर कौन सा मुख्य दस्तावेज बनाए रखना अनिवार्य होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, फार्म डायरी इनपुट आउटपुट रजिस्टर, जिसमें सभी कृषि कार्यों और उपयोग किए गए इनपुट का विवरण हो। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक जैविक प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्प्लिट फार्मिंग का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, एक ही किसान द्वारा अपने फार्म के एक हिस्से पर जैविक खेती और दूसरे हिस्से पर पारंपरिक रासायनिक खेती करना, कड़े अलगाव नियमों के साथ। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या क्या एनपीओपी क्या एनपीओपी के मानकों के तहत जैविक डेयरी फार्मिंग में गायों या भैंसों के कृत्रिम गर्भाधान की अनुमति है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा डी वाला, इसकी इसकी अनुमति है, लेकिन भ्रूण स्थानांतरण और क्लोनिंग जैसी तकनीकों का पूर्ण प्रतिबंध है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रसंस्करण, पैकेजिंग और आर्थिक व्यवहार्यता। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण में एथिलीन गैस का उपयोग इस कार्य के लिए सीमित रूप से स्वीकृत है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती की दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता पारंपरिक खेती से बेहतर क्या क्यों मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, महंगे रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता समाप्त होने से उत्पादन लागत घटती है और जैविक उत्पादों पर प्रीमियम मूल्य मिलता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि प्रेसिजन कृषि तकनीकें और मुद्दे। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि प्रेसिजन फार्मिंग में प्रयुक्त प्रणालियों या प्रणालियों प्रणालियाँ मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, दो प्रकार की, मैप आधारित और सेंसर आधारित होती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में सेंसर आधारित तकनीक कैसे काम करती है। तो सेंसर आधारित तकनीक जो है कैसे कार्य करती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, उपकरण पर लगे सेंसर वास्तविक समय में पौधों या मिट्टी की स्थिति को मापते हैं और उसी क्षण आवश्यकता अनुसार इनपुट की मात्रा तय करते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि प्रेसिजन फार्मिंग की तकनीक ड्रिप फर्टिगेशन का उपयोग करने से पारंपरिक सिंचाई की तुलना में पानी और उर्वरक की कितनी बचत हो सकती है। तो पानी और उर्वरक की जो है कितनी बचत हो सकती है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, कि लगभग 40% से 60% तक पानी और 30% से 40% तक उर्वरक की बचत। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रेसिजन कृषि के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सा कदम जो है सबसे महत्वपूर्ण है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, भारतीय कृषि में कृषि और छोटे खेतों के अनुकूल सस्ती स्थानीय तकनीकें और ऐप्स विकसित करना। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती संस्थान नीतियाँ और पारिस्थितिकी। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में मृदा खाद्य जाल के तहत प्राथमिक अपघटन में के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसके रूप में जो है कौन कार्य करता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, बैक्टीरिया और कवक कार्य करते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैव मानकों के अनुसार हरी खाद की फसल को किस अवस्था पर मिट्टी में पलटना सबसे अधिक लाभदायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, पुष्पन की प्रारंभिक अवस्था पर जब तने कोमल होते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व संवर्धन और प्रतिबंध। तो इसमें जो है पहली क्वेश्चन आ जाता है कि तरल जैविक खादों के निर्माण में गुड़ मिलाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के तेजी से गुणन के लिए ऊर्जा और कार्बन स्रोत प्रदान करना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में कैल्शियम और सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए किस प्राकृतिक खनिज के उपयोग की अनुमति है, बशर्ते वह
रासायनिक रूप से उपचारित ना हो। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, प्राकृतिक जिप्सम हो जाएगा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक मानकों के तहत निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त रक्त खाली या अस्थि चूर्ण के उपयोग की अनुमति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, प्रमाणित पशु वधशालाओं से प्राप्त मानवीय रोगों और भारी धातुओं से मुक्त हो। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक मोड में उन्नत कीट और रोग प्रबंधन। तो पहला आ जाता है इसमें क्वेश्चन कि जैविक खेती में अग्न्यस्त्र नामक कीट कीट नियंत्रण घोल को तैयार करने में मुख्य रूप से किस तीखे वनस्पति इनपुट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, तीखी हरी मिर्च, लहसुन, तंबाकू और नीम की पत्तियां। फिर आ जाते हैं साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फसलों को चूसक कीटों जैसे जेसिड्स एफिड्स से बचाने के लिए खेतों के किनारे पर ज्वार या बाजरे जैसी ऊंची फसलों की 2 से 3 कतारें लगाना क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, वेरियर क्रॉपिंग। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कीटों के जैविक नियंत्रण में सिक्स स्पॉटेड लेडी बर्ड बीटल को क्या माना जाता है। तो लेडी बर्ड बीटल को क्या माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, एक अत्यंत लाभकारी शिकारी कीट जो हानिकारक कीड़ों को खाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि एनपीओपी परिचालन, प्रमाणीकरण और कानूनी प्रावधान। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में यदि कोई व्यक्ति या संस्था बिना वैध प्रमाणीकरण के किसी उत्पादन को जैविक बताकर घरेलू बाजार में बेचती है तो FSSAI के नियमों के तहत क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, खाद्य सुरक्षा और मानक मानक अधिनियम के तहत भारी आर्थिक जुर्माना और उत्पादन की जब्ती। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एनपीओपी के तहत जारी होने वाले सोशियो इकोनॉमिक असेसमेंट, सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो इसका जो है संबंध जो है मुख्य रूप से किससे है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, यह सुनिश्चित करना कि जैविक फार्म पर बाल श्रम का उपयोग ना हो और श्रमिकों को निष्पक्ष मजदूरी मिले। ये कोई नॉइस नहीं है। तो इसमें जो है क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि जैविक जैविक प्रमाणीकरण में प्रयुक्त शब्द ट्रांजिशन सर्टिफिकेट TC कब जारी किया जाता है। तो ये कब जारी किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, कि जैविक सॉरी जैविक उत्पादन के हर एक व्यावसायिक लॉट या बैच की बिक्री या ट्रांसफ़र के समय सटीक ट्रेसेबिलिटी के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि प्रसंस्करण और पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक प्रसंस्करण मानकों के अनुसार कीड़ों से बचाने के लिए अनाज के भंडारण गृहों में किस किस गैस के उपयोग की अनुमति होती है। तो किस गैस की उपयोग की अनुमति होती है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके ऑक्सीजन को हटाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है जैविक फलों के रस या जैम के प्रसंस्करण में थिकनर, गाढ़ा करने वाले पदार्थ के रूप में किस प्राकृतिक तत्व की अनुमति होती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, फलों से प्राप्त प्राकृतिक पेक्टिन या अगर अगर। रह जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि उन्नत अवधारणाएं और उपकरण। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि प्रिसीजन फार्मिंग में प्रयुक्त IoT का पूर्ण रूप क्या होता है, जो खेतों में सेंसर को आपस में जोड़ता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी की नमी को विभिन्न गहराइयों पर बिना खोदे डिजिटल रूप से मापने के लिए प्रेसिजन कृषि में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला, TDR सॉइल मॉइस्चर प्रोब या टेंसियोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रेसिजन फार्मिंग में GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्राथमिक उपयोग डिजिटल
मानचित्रों की किस क्रिया के लिए किया जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। खेत के विभिन्न डेटा लेयर्स जैसे मिट्टी के प्रकार, टोपोग्राफी, उपज इतिहास को एक साथ रखकर स्थानिक विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। फिर आ जाते साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि वह प्रिसीजन तकनीक जिसके तहत सिंचाई प्रणाली स्वचालित रूप से मिट्टी के सेंसर के डेटा के आधार पर केवल ज़रूरत वाले पौधों को ही पानी देती है कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, स्मार्ट या ऑटोमेटेड प्रिसीजन इरिगेशन कहलाती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि में फसल पैदावार के पूर्वानुमान के लिए उपग्रह चित्रों के साथ किस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, यह किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, मशीन लर्निंग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संदर्भ में स्मार्ट कृषि प्रिसीजन फार्मिंग को अपनाने के लिए सरकार द्वारा किस डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाता है? तो किस डिजिटल बुनियादी ढांचे को जो है बढ़ावा दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये वाला एग्री स्टेक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती पारिस्थितिकी संस्थाएं और दायरा। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खेती का सर्वोच्च निकाय IFOAM किस वर्ष स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? तो इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, 1972 बॉन जर्मनी में है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक मृदा पारिस्थितिकी में ह्यूमस का मुख्य कार्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, यह मिट्टी के कणों को बांधकर संरचना सुधारता है और पोषक तत्वों को रोक कर रखता है और जल धारण क्षमता बढ़ाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वर्मी कास्ट से क्या तात्पर्य है? वर्मी कास्ट से जो है क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, केंचुए द्वारा जैविक कचरे को पहचानने के बाद उत्सर्जित की गई मलिकाएं जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व और सुदृढ़ीकरण से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि तिलहन की फलियों जैसे सरसों या मूंगफली की फली को खेत में डालने से पहले उन्हें पानी में सड़ाना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? तो यह किस क्रिया के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, खनिजीकरण और पोषक तत्वों को पौधों के लिए सुलभ बनाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक खेती में पोटेशियम के स्रोत के रूप में प्रयुक्त पोटेंट पोटास में पोटेशियम के अलावा कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट मिट्टी में सक्रिय कार्बन बढ़ाने और पर्यावरण से कार्बन को सिंक करने का सबसे टिकाऊ जैविक माध्यम है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, बायोचार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक कचरे को उच्च तापमान पर जलाकर तैयार कोयला। तो फिर उसके बाद आ जाता है साथियों अगला भाग, इसमें पूछा गया है कि फसल सुरक्षा जैविक नियंत्रण एवं खरपतवार प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक खेती में कीटों के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त व्यूवेरिया वेशियाना मुख्य रूप से किस वर्ग का जीव है? तो ये मुख्य रूप से जो है किस वर्ग का जो है जीव है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, एंटोमोपैथोजेनिक कवक कीट फफूंद जो कीड़ों की त्वचा को गलाकर उन्हें मारता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि धान के खेतों में खरपतवारों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने के लिए पानी के ठहराव के साथ किस जीव का पालन प्रभावी माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, बतख या विशेष मछलियों को जो खरपतवार के छोटे पौधों और कीड़ों को खा जाती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में कीटों को भ्रमित करने और खेतों से दूर रखने के लिए तो तुलसी या गेंदों को मुख्य फसल के साथ उगाने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, हो जाएगा रिपेलेंट सह फसली प्रणाली कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि एनपोप परिचालन मानक और प्रमाणीकरण। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में NPOP के तहत यदि कोई किसान वाइल्ड हार्वेस्ट जंगलों से प्राकृतिक रूप से
कंदमूल या जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना का जैविक प्रमाण पत्र चाहता है तो मुख्य शर्त क्या है। तो इसकी जो है मुख्य शर्त क्या होगी, राइट आंसर हो जाएगा सार्थक हो जाएगा बी वाला। संग्रह क्षेत्र में पिछले कम से कम 3 वर्षों में किसी भी प्रतिबंधित रसायन या इनपुट का उपयोग न हुआ हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक प्रमाणीकरण के कन्वर्जन पीरियड के दौरान उत्पादित फसलों पर किस प्रकार के रासायनिक इनपुट आपातकालीन उपयोग की अनुमति होती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। किसी भी रासायनिक इनपुट की अनुमति नहीं होती है यदि उपयोग किया गया तो कन्वर्जन पीरियड दोबारा शून्य से शुरू हो जाएगा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक चाय या कॉफ़ी के बागानों के लिए न्यूनतम प्रमाणीकरण प्रक्रिया किस राष्ट्रीय मानक प्रणाली के तहत अनिवार्य है यदि उसे विदेश भेजना हो तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। एनपो वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा इसमें पूछा गया है कि प्रसंस्करण, लेबलिंग और आर्थिक व्यवहार्यता से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में यांत्रिक तरीकों के तहत वैक्यूम पैकेजिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो है उपयोग जो है क्यों किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा इसका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिना किसी रासायनिक प्रिजर्वेटिव के हवा ऑक्सीजन को निकालकर हानिकारक कवक और कीड़ों के वृद्धि को रोकने के लिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती की शुरुआत में किसानों को होने वाले आर्थिक घाटे को कम करने के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला हो जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के तहत प्रति हेक्टेयर इनपुट और प्रमाणीकरण के लिए सीधे डीबीटी सहायता। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा इसमें पूछा गया है कि प्रसिजन कृषि अवधारणाएं और तकनीकें। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में प्रयुक्त शब्द का संबंध उपग्रह या ड्रोन इमेजिंग में किससे होता है। तो ये किससे होता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ली गई तस्वीर के एक पिक्सल द्वारा ज़मीन के कितने छोटे हिस्से जैसे 10 सेंटीमीटर या 1 मीटर को सटीकता से दर्शाया जा रहा है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉइल मैपिंग तकनीक का प्राथमिक लाभ क्या है। तो इसका जो है प्राथमिक लाभ क्या है, राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा ए वाला। बिना पूरी मिट्टी खोदे खेत की विद्युत चालकता मापकर मिट्टी की बनावट, लवणता और नमी के अंतर का डिजिटल नक्शा बनाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि का वह घटक जो खेतों में ट्रैक्टर चलाते समय बार बार एक ही जगह टायर घुमाने से मिट्टी में दबने को रोकता है, क्या कहलाता है। यह क्या कहलाता है, STF कंट्रोलेड ट्रैफिक फार्मिंग, नियंत्रित यातायात कृषि प्रणाली कहलाता है। ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि फसलों में पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने के लिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर में सक्रिय प्रकाशीय सेंसर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला। स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर पौधों की पत्तियों से परावर्तित होने वाले लाल और निकट निकट अवरक्त प्रकाश के अनुपात को मापकर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग में कृषि मौसम विज्ञान के तहत खेत में लगाए जाने वाले स्वचालित मौसम स्टेशनों का क्या कार्य है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। वास्तविक समय में खेत की तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, हवा की गति और वर्षा का डेटा देना ताकि सटीक सिंचाई और रोग प्रबंधन हो सके। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि परिस्थितियों में भारतीय परिस्थितियों में छोटे किसानों के लिए प्रिसीजन फर्टिलाइजर्स मैनेजमेंट का सबसे सरल और बिना लागत वाला प्रिसीजन टूल कौन सा माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। LCC और इंटरनेट आधारित कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन एप्स। तो फिर उसके बाद आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती संस्थान नीतियाँ और पारिस्थितिकी। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक कृषि में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के वाले राइजोबियम बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में से किसी विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं।
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, रूट नोड्यूल्स, जड़ ग्रंथियाँ, गांठें। तो फिर उसके बाद आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक मृदा स्वास्थ्य के संदर्भ में CN रेशियो, कार्बनिक नाइट्रोजन अनुपात का क्या महत्व होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, यह मिट्टी में जैविक कचरे के सड़ने की गति और पोषक तत्वों के मुक्त होने की दर को नियंत्रित करता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक जैविक खेती का पारिस्थितिकी का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है। तो मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, जीवित पारिस्थितिकी प्रणालियों और चक्रों के साथ काम करना, उनके साथ तालमेल बिठाना और उन्हें बनाए रखना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व और संवर्धन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वर्मी कंपोस्ट बनाते समय केंचुओं के लिए बिछाए जाने वाले कार्बनिक मटेरियल में नमी का स्तर औसतन कितने प्रतिशत होना आदर्श माना जाता है। तो कितना होना आदर्श माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा 60 से 70% होना आदर्श माना जाता है। फिर आ जाते हैं साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक मानकों के अनुसार हरी खाद की फसल के रूप में उगाई गई दलहनी फसलें प्रति हेक्टेयर औसतन कितनी नाइट्रोजन मिट्टी में स्थिर कर सकती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, लगभग 60 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फॉस्फोरस कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान ही रॉक फॉस्फेट को जैविक कचरे के साथ मिलाकर सड़ाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फसल सुरक्षा, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक कीट प्रबंधन के तहत प्रयुक्त क्राइसोपेरला कर्निया को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है और यह क्या खाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, ग्रीन लेशविंग। यह मुख्य रूप से हानिकारक एफिड्स, थ्रिप्स और छोटे कीड़ों के अंडों को खाता है। तो रह जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि फसलों को कवकों और जीवाणु जनित रोगों से बचाने के लिए जैविक मोड में प्रयुक्त दर्पण 10 करणी अर्क को तैयार करने में कम से कम कितने प्रकार के पौधों की पत्तियों का अर्क मिलाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, 10 प्रकार की, जैसे नीम, करंज, धतूरा, बेल, सीताफल आदि स्थानिक कड़वे और औषधीय पौधे हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जैविक खेतों में अपनाई जाने वाली फसल प्रतियोगिता तकनीक का क्या अर्थ है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, ऐसी फसलें और किस्में चुनना जो तेजी से बढ़कर पूरे खेत को ढक लें ताकि खरपतवारों को बढ़ने के लिए जगह और रोशनी ना मिले। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है साथियों, इसमें पूछा गया है कि एनपॉप परिचालन मानक प्रमाणीकरण। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एनपॉप के मानकों के अनुसार जैविक उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली सभी उपकरणों और भंडारण बर्तनों की सफाई के लिए निम्नलिखित में से किस एजेंट के उपयोग की अनुमति होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा बी वाला, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, चूना या उपलब्ध पानी भाप। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि सहभागी गारंटी प्रणाली के तहत गठित होने वाले स्थानीय किसानों के समूह में न्यूनतम कितने सदस्य किसान होना अनिवार्य है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, न्यूनतम 5 किसान जो एक ही पास के क्षेत्र के होने चाहिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक प्रमाणीकरण के दौरान सर्टिफिकेशन स्कोप सर्टिफिकेशन की वैधता समझता कितने समय के लिए होती है। तो समझता कितने समय के लिए होती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, 1 वर्ष, हर साल नवीकरण और भौतिक निरीक्षण अनिवार्य है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारे से पूछा गया है कि प्रसंस्करण, विपणन और आर्थिक व्यवहार्यता से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक दूध के प्रसंस्करण के दौरान दूध को सुरक्षित रखने और कीटाणु रहित करने के लिए किस भौतिक विधि की अनुमति होती है। तो किस भौतिक विधि की अनुमति होती है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, पाश्चुरीकरण कड़े तापमान नियंत्रण के साथ। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक नियंत्रण कृषि उत्पादन के विपणन में शॉर्ट सप्लाई चेन का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा बी वाला, बिचौलियों आढ़तियों की संख्या को न्यूनतम या समाप्त करके किसान द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचना।
फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारे से पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि अवधारणाएं और तकनीकें। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में प्रयुक्त होने वाले ऑप्टिकल सेंसर्स मिट्टी के संबंध में मुख्य रूप से क्या माप सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा बी वाला, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और नमी का स्तर प्रकाश के परावर्तन के आधार पर किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग की तकनीक BRA वेरिएबल रेट एप्लीकेशन को लागू करने के लिए ट्रैक्टर के पीछे जोड़े जाने वाले स्प्रेडर या स्प्रेयर में किस विशेष वाल्व नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और सोलनाइड वाल्व जो GPS डेटा के अनुसार स्वतः खुलते और बंद होते। तो उसके बाद आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि में प्रयुक्त टेलीमेट्री तकनीक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो टेलीमेट्री का जो है प्राथमिक कार्य क्या है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, खेतों में चल रहे उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन और परिचालन डेटा और स्थान को वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से सीधे केंद्रीय कंप्यूटर या मोबाइल ऐप पर भेजना। तो फिर उसके बाद आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में प्रिसीजन फार्मिंग का कौन सा तकनीकी उपकरण नाइट्रोजन उपयोग दक्षता को बढ़ाने में सबसे सस्ता और प्रभावी माना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, लीफ कलर चार्ट और कस्टमाइज्ड लीफ क्लिप सेंसर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के तहत खेतों का डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्यों तैयार किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों हो जाएगा बी वाला, खेत के ढलान, टोपोग्राफी और जल भराव या बहाव के रास्तों का सटीक विश्लेषण करने के लिए, ताकि जल प्रबंधन सही ढंग से हो सके। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग में GNSS का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग सटीक मैपिंग के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ये वाला, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारे से पूछा गया है कि जैविक खेती संस्थान नीतियाँ और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मृदा पारिस्थितिकी में माइकोराइजा कवक पौधों की जड़ों के साथ किस प्रकार का संबंध बनाता है और इसका मुख्य लाभ क्या है। तो इसका जो है मुख्य लाभ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका वो हो जाएगा बी वाला, सहजीवी संबंध। यह जड़ों के सतह क्षेत्र को बढ़ाकर मिट्टी के दूर दराज के हिस्सों से फास्फोरस और पानी का अवशोषण करता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में मिट्टी की बफरिंग क्षमता से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, pH में होने वाले अचानक परिवर्तनों को रोकने या असर करने की मिट्टी की अंतर्हित क्षमता। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक आंदोलन के वैश्विक विकास में अल्बर्ट हार्ड को किस महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। तो किस महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा इंदौर विधि विकसित करने के लिए, जिसे आधुनिक कंपोस्टिंग का आधार माना जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग इसमें पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व और संवर्धन। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली बायोगैस स्लरी को जैविक खेती में एक उत्कृष्ट इनपुट क्यों माना जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, क्योंकि अवायवीय पाचन के बाद इसमें उपस्थित नाइट्रोजन अधिक सुलभ रूप में बदल जाते हैं और खरपतवार के बीज नष्ट हो जाते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक मानकों के अनुसार कच्चे गोबर को सीधे मानव उपभोग वाली फसलों जैसे सलाद या सब्जियां में कटाई से कम कितने दिन पहले डालना अनिवार्य है, ताकि रोगजनक बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई का खतरा ना हो। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, कम से कम 120 दिन पहले ये दिखाने वाला भाग जमीन के संपर्क में आता है। तो फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि अजोला जो धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रयुक्त होता है वास्तव में किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यह वास्तव में जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा ए वाला, एक तैरती हुई जलीय फर्न जिसमें एनावीना नामक साइनोबैक्टीरिया सहजीवी के रूप में रहता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारे से पूछा गया है कि फसल सुरक्षा, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि जैविक कीट नियंत्रण में ट्राइकोकार्ड का उपयोग किस हानिकारक कीट के अंडों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, स्टेम बोरर, तना छेदक और लीफ रोलर जैसे लेपिडोप्टेरा वर्ग के कीटों के अंडे ट्राइकोग्रामा और पर एक परजीवी बताइए
ठीक है, एक परजीवी तैयार है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो, ठीक है, बी वाला हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक खेती में फंगस जनित रोगों जैसे रूट रूट राट या डंपिंग ऑफ के जैविक नियंत्रण के लिए सबसे लोकप्रिय मित्र कवक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला ट्राइकोग्रामा विरिडी है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि खरपतवार प्रबंधन की स्टेल सीडबेड तकनीक का मुख्य सिद्धांत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। मुख्य फसल बोने से पहले खेत की सिंचाई करना ताकि खरपतवार उग आए, फिर उन्हें जुताई या उथली गुड़ाई से नष्ट करके वास्तविक फसल बोना। फिर आ जाता है साथियों लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि एनपीओपी परिचालन मानक और प्रमाणीकरण। तो इसमें जो है क्वेश्चन आ जाता है कि एनपीओपी मानकों के अनुसार यदि कोई किसान अपने खेत के एक हिस्से में रसायन और दूसरे हिस्से में जैविक खेती करता है तो इस पद्धति को क्या कहा जाता है और क्या यह मान्य है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला पैरेलल रनिंग। यह तब तक प्रतिबंधित है जब तक दोनों हिस्सों की फसलों की किस्मों की पूरी तरह अलग अलग आसानी से पहचान योग्य न रखा जाए। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।